नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज के खास कार्यक्रम मंथन में। और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। भारतीय जनता पार्टी की आला कमान से लेकर कार्यकर्ता तक इस बात का दावा कर रहे हैं कि पार्टी अपने दम पर न सिर्फ बहुमत हासिल करेगी बल्कि बहुमत से आंकड़े 370 के पार होंगे और एनडीए की अगर बात की जाए तो 400 पार करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी अपने साथ छोटे बड़े क्षेत्रीय दलों को जोड़कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने दावा किया है कि इस बार लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 2019 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उनके अनुसार तमिलनाडु और केरल में इंडिया ब्लॉक शानदार जीत हासिल करेगी। बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव की बयार चल रही है और इसी बीच सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उधर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने दावा किया है कि इस बार कांग्रेस 2019 के चुनावों से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भविष्यवाणी की है कि इंडिया ब्लॉक तमिलनाडु और केरल में शानदार जीत हासिल करेगा। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ना तो हिंदू खतरे में है और ना ही हिंदू धर्म खतरे में है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को हिंदुओं के रक्षक के तौर पर पेश किया जाता है बीजेपी, जबकि दूसरी विपक्षी पार्टियों को हिंदू विरोधी बताती है और यह सत्तारूढ़ दल की सोची समझी रणनीति है। इन राज्यों में जीत का क्या दावा है, ये भी पी चिदंबरम ने किया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और केरल में इंडिया ब्लॉक शानदार जीत हासिल करेगा। ये भविष्यवाणी उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुलने वाला है। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की लोकप्रियता का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 की तुलना में कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें मिलेगी। पूर्व मंत्री ने के अनुसार हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के बारे में उत्साहजनक रिपोर्ट मिल रही है। तमाम दावे पी चिदंबरम के द्वारा किए गए हैं। उन्होंने इसी दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने बीजेपी के बारे में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि ना तो हिंदू धर्म खतरे में है और ना ही हिंदुओं पर कोई खतरा मंडरा रहा है। पी चिदंबरम ने तुष्टीकरण को भाजपा का अल्पसंख्यक विरोधी रुख का कोड वर्ड करार दिया है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों से परिचय करवा देता हूं, उसके बाद में इस पूरी बहस को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे आशीष सैनी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी से पक्ष रखेंगे राजेंद्र सिंह बेदी जी, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और धीरज पंडित जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। तीनों मेहमानों का स्वागत करता हूं। और थोड़ी देर में कमलेश हसन जी जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगी, वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगी। सबसे पहले आशीष सैनी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पी चिदंबरम को ये क्यों कहना पड़ा कि पीएम मोदी को बीजेपी हिंदू के रक्षक के तौर पर पेश करती है, जबकि दूसरी विपक्षी पार्टियों को हिंदू विरोधी करार देती है बीजेपी। क्या ये बीजेपी का एजेंडा है? रूप से यह भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों का एजेंडा है। वो हर जनसभा में, हर वक्तव्य में, हर बार जो वार्तालाप में केवल यही उपयोग करते हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा करनी है। पार्टी ने देश में ऐसा माहौल बनाया है कि जो हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े रक्षक और सबसे बड़े ठेकेदार है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और देश की जनता ने, बहुत बड़े वर्ग ने उनको इसी आधार पर मतदान किया है। आशीष जी, पी चिदंबरम ने कहा कि पी चिदंबरम ने ये दावा किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हिंदू धर्म के रक्षक के तौर पर पेश किए जाते हैं, दूसरी पार्टियों को हिंदू विरोधी। उन्होंने दावा किया है, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है। आप भी ये दावा कर रहे हैं कि ऐसा है उनका एजेंडा, इस बात के सबूत क्या है? नहीं, मैं कहना और सबूत देना दोनों अलग अलग बातें हैं। नहीं, मैं आपको उसकी पुष्टि कर देता हूँ। बताइए। देखिए, यदि आपको देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर जरा सा भी भरोसा है तो प्रधानमंत्री जी के जो वक्तव्य अभी तक उन्होंने रैलियों में दिए हैं, हर जगह उन्होंने ये कहा कि हमने भगवान राम का मंदिर बनाया है, इसलिए हमें वोट चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान इस तरह से कीजिए जिससे भगवान राम तक आपकी श्रद्धांजलि सेवाएं और आपका नमस्कार पहुंच जाए। तो ये उन्होंने अपने एजेंडे में शामिल किया था, उनके मैनिफेस्टो में ये शामिल था। क्या बोलते हैं, राम मंदिर का मुद्दा, 370 का मुद्दा, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा, ये उनके मैनिफेस्टो में था, इसलिए उन्होंने किया। नहीं, केवल 370 जो है वो केवल उनके एजेंडे में था। इसके अलावा राम मंदिर नहीं था क्या? 2014, 2019 19 के मैनिफेस्टो में था सर। 2014, 2019 में नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैं गारंटी देख कह सकता हूँ, मैंने दोनों मैनिफेस्टो पढ़े हैं, उसमें राम मंदिर नहीं था। उस समय बीजेपी के नेता ये बोलते थे कि राम मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा देश जानता है कि 2019 का चुनाव इन्होंने पुलवामा पर लड़ा।
और आज भी पुलवामा के शहीदों पर भी के नाम पर वोट मांगते हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जब हमें सवाल पूछते हैं कि पुलवामा की जांच क्यों नहीं कर रहे आप और वो आरडीएक्स कैसे आया और ये सब की घटनाएं कैसे हुई हैं और उनको सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल ने भी अपना वक्तव्य दिया। हमारा मुद्दा जम्मू कश्मीर या पुलवामा नहीं है सर, हमारा मुद्दा ये है। दूसरा जम्मू कश्मीर के मामले में आर्टिकल 370 बीजेपी के एजेंडे में रहा है और आर्टिकल 371 पूरे देश में अनेक राज्यों में लागू है, यहाँ तक कि गुजरात में भी लागू है। आर्टिकल 370 को हटाए जाने के लिए, उसके प्रावधान हटाए जाने के लिए जो प्रावधान थे वो उस कानून के अंतर्गत स्वयं मौजूद थे और उसके 80% प्रावधान धीरे धीरे हटा दिए गए थे और बाद में उसको 2 प्रावधान बचे हैं वो उन्होंने किए। दूसरा, आर्टिकल 370 इसलिए लागू किया गया था कि जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया तो उस समय दोनों देशों के बीच में जो शर्त तय हुई उनको हमने पूरे देश ने उसको स्वीकार करते हुए कहा कि देखिए आज दोनों देश थोड़ी ना थे सर, वो भारत का अभिन्न अंग था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जिस वक्त जो राजा हरि सिंह है उन्होंने नहीं, मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर को आप देश बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर देश नहीं है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। ये मनीष जी, अगर ये झूठ आप टीवी चैनल पर बैठकर फैला रहे हैं, अरे इसमें झूठ सर, जम्मू कश्मीर को आप देश बता रहे हैं, आपने कहा कि दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ था। नहीं, आप थोड़ा सा सर रिसर्च करिए जम्मू कश्मीर के बारे में। राजा हरि सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में क्या समझौता किया था, वो समझौता आप पढ़िए सर, आप देश बता रहे हैं। नहीं, राजा हरि सिंह का देश नहीं है वो, आप देश उस वक्त था, लेकिन जब समझौता हुआ तब तो देश नहीं था ना, उसके बाद तो भारत का अभिन्न अंग हुआ। समझौता होने के बाद समझौता होने के बाद जब भारत में विलय किया तो राजा हरि सिंह के और भारत सरकार के बीच की जो शर्त थी, वो कंडीशन थी, वो आर्टिकल 370 है और 370 बनाते वक्त ही तय किया गया कि जब जम्मू कश्मीर के लोग भारत के लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से उनका विलय हो जाएगा, उठना बैठना हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे जो प्रावधान लगाए गए हैं वो हटा दिए जाएंगे। ये नेहरू जी ने जो समझौता किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो समझौता किया था, उसमें ये था कि जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो रहा था तब जम्मू कश्मीर को हालांकि कुछ अधिकार दिए गए थे, उनमें यह भी था कि जम्मू कश्मीर चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए और चाहे तो हिंदुस्तान में शामिल हो जाए। लेकिन जब कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया, बात सुन लीजिए सर, बात सुन लीजिए, जब जम्मू कश्मीर पर कबायलियों ने हमला किया तो जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने भारत से मदद मांगी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भारत एक ही शर्त पर की जाएगी कि आप भारत में संपूर्ण विलय करिए। जब संपूर्ण विलय भारत में जम्मू कश्मीर का हुआ, उस वक्त हमने अपनी सेना वहां पर पहुंचाई। तो आप देश किस बेस पर बोल रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान को देने की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मेरी तो आप वो जो समझौता है उसको पढ़िए। आपने देश कहा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपने देश कहा इसलिए बता रहा हूं। आपके नजर में देश की परिभाषा ठीक है। राजेंद्र सिंह बेदी जी मैं आपके पास में आना चाहूंगा। हमारा मुद्दा यह था कि पी चिदंबरम ने जो बयान दिया है कि विपक्षी पार्टियों को बीजेपी हिंदू विरोधी बताती है जबकि नरेंद्र मोदी को हिंदू रक्षक के तौर पर पेश करती है, ये बयान ऐसे समय पर आया है जब लोकसभा चुनाव सर पर है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जो कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन के जो दल है, क्या वो सोशल मीडिया पर मछली खाते हुए, मटन बनाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं? तो इससे देखिए हिंदू धर्म में अभी क्या नवरात्रि चल रही है, ऐसे में हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि ना तो मटन मछली खाती है और कुछ खाते हैं, तो फिर बीजेपी हमला क्यों नहीं बोले विपक्षी पार्टियों पर? विपक्षी पार्टी के नेता ऐसी हरकतें ही क्यों करते हैं? राजेंद्र सिंह बेदी जी। जी देश चलाने में जल्दी खेल है और ये भावना का मुद्दा जिससे जनता में कोई प्रोग्रेस नहीं है। आज मैं भाजपा से ये पूछना चाहता हूँ, सर आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रही है। राजेंद्र सिंह बेदी सर, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रही है, नेटवर्क में आए और अपना वक्तव्य करें। तब तक मैं धीरज पंडित जी भी हमारे साथ में है, मैं उनका टॉस कर रहा हूं। सर वरिष्ठ पत्रकार है धीरज जी, ये बताइए जिस प्रकार से ये बयानबाजी हो रही है हिंदू धर्म को लेकर की, विपक्षी पार्टियों को लेकर की, कितना सहमत है आप इनसे? मैं समझता हूँ इस बात को कि ये मुद्दों पर जाना चाहिए, जैसे कि रोजगार के मुद्दे पे, ये बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर,
बात ये कि किसी ने दौरा खाई या कुछ भी खाई, जो देश का चुनाव है हर तरह की मान्यताएं अलग है लोगों की। बंगाल के लोग अलग सोचते हैं, गुजरात के लोग अलग सोचते हैं, बिहार के लोग अलग सोचते हैं, सबके संस्कृति अलग है, विविधताओं से भरा देश है। तो ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल ठीक है सर, मुद्दा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ही बयान दिए जा रहे हैं, इसलिए ये मुद्दा उठा है। जब पी चिदम्बरम ये बयान नहीं देते या दूसरा बयान देते तो हम उस पर बहस करते, लेकिन पी चिदम्बरम ने ऐसा बयान दिया है, इसलिए ये मुद्दा उठा है। क्योंकि बात हिंदू धर्म की पी चिदम्बरम ने की, वो इंडिया गठबंधन का एक बड़ा हिस्सा है और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बनाया है। वो मुद्दे पर बात करे, बेरोजगारी पर बात करे, महंगाई पर बात करे, किसानों पर बात करे, अर्थव्यवस्था पर बात करे, विदेश नीति पर बात करे, तमाम मुद्दे हैं कांग्रेस के पास में, लेकिन कांग्रेस ही जानबूझकर ऐसे हिंदू धर्म के मुद्दे उठा रही है, बहस होना लाजमी है उस पर। कल मैं प्रियंका गांधी को सुन रहा था, वो कल रामनगर में थे उत्तराखंड के, तो उन्होंने अपने नेताओं से भी कहा, जो वहाँ पे सुनने वाले लोग उनको आए हुए थे, उनसे भी उन्होंने कहा कि मुद्दों से भटकिए और मुद्दों की बात कीजिए और मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। कांग्रेस के जो नेता ने यह है कि बीजेपी किस पर आकर खेलते हुए आते हैं। अभी जैसे सुन रहा था का मुद्दा जो है कि उसके लिए 2 देशों का मुद्दा बता दिया, तो ये तो खुद ही जो है ना कुछ लोग हैं खेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, और उसके अंदर फंस जाते हैं लोग, और यही वजह है कि बार बार इनको आशा सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, जो अपने नेताओं की मानने की सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब ये पी चिदम्बरम को तो सुना है, लेकिन तो प्रियंका गांधी ने कहा, जो उनको सुना से उन्होंने कहा कि आपसे मुद्दों की बात कीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए। अगर बीजेपी को घेरा जा सकता है तो किसको घेरा जा सकता है? बिल्कुल घेरा जा सकता है। बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, बीजेपी से सवाल होने चाहिए, लाजमी है। बिल्कुल भाई, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए, लेकिन जब कांग्रेस ही इन मुद्दों पर बात नहीं करेगी, जो मुख्य विपक्षी दल है, तो कौन बात करेगा? जनता के मुद्दों पर बात करना विपक्ष की भूमिका होती है, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के मुद्दे को उठाए, और खासकर ऐसे मौके पर जब चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में ही आम जनता के मुद्दे नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे? ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। हमारे साथ में कमलेश रमन जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। मैम, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपसे भी यही जानना चाहता हूं कि आपकी जो पार्टी है बीजेपी, उस पर हमेशा आरोप लगते आ रहे हैं कि जो बीजेपी है वो दूसरी विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलती है तो उन्हें हिंदू विरोधी बताती है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनको हिंदू रक्षक के तौर पर पेश करती है। ऐसा कहाँ है, कहाँ दिखाई देता है कि जो दूसरी पार्टी है वो हिंदू विरोधी है? ना हिंदू खतरे में है, ना हिंदू धर्म खतरे में है, सब तो ठीक ठाक चल रहा है, पर ऐसा क्यों कहना पड़ता है, क्यों आरोप लगते हैं? देखिए, हमारी तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके लिए हिंदू धर्म की बात हो या आपकी तरफ से, लेकिन आरोप लगे हैं, पी चिदम्बरम ने आरोप लगाए हैं। देखिए, आरोप का क्या है कि कांग्रेस के पास काम के लिए ना तो कोई विजन नियत है, इसमें चुनाव की बात है। धर्म के नाम पर कांग्रेस चुनाव लड़ करके आगे आना चाहती है, पंचायती देखना चाहती है देश दुनिया की, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज का जो चुनाव है तो हमारे देश की प्रगति और उन्नति के लिए है। देश किस तरीके से आगे बढ़े, हमारी युवाओं को आगे कितना लाया जाए, जीवन से लाया जाए, बुजुर्गों का सम्मान कैसे हो सके, उसको अधिकार कैसे मिल सके, देश के हर कोने तक विकास पहुंचाने का जो काम जो सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसको आगे बढ़ाने का हमारा काम किसी भी विशेष वर्ग के लिए कोई टीका टिप्पणी करने का नहीं है, किसी धर्म को आगे बढ़ाने, क्योंकि देश के अंदर हर धर्म के लोग रहते हैं, हर वर्ग के लोग रहते हैं, तो सभी का सम्मान है। अगर पी चिदम्बरम कोई ऐसी बात कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, तो ये कांग्रेस देखेगी कि वो क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि जहाँ पर आज का चुनाव है उसको का चुनाव है, वो काम का चुनाव है, वो विकास का चुनाव है। हमारा जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास है, काम करना, इसी को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। हम तो अपना वोट मांगते हैं, जनता से अपील कर रहे हैं, हमारे जो नेतागण सब है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, तमाम मुख्यमंत्री हो, कार्यकर्ता हो, हमारा चाहे पन्ना प्रमुख हो, मंडल अध्यक्ष हो, हम लोग मुद्दों पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की तरह केवल उसका वील होकर नहीं चल रहे, कांग्रेस का उसका वील है, उसके पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं सके जो देश में उठा करके वो जनता के बीच में जा सके, जनता की बातों को रख सके। आज का उनका जो मुद्दा है वो सिर्फ यही मुद्दा है कि खाली लोगों के बीच में जाओ और अपनी सीट मुकाबल नहीं देखेंगे, अपना परिवार बात नहीं देखेंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस का है। और हमारा काम है कि हम आगे विकास तरीके से हो, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमारे देश के अंदर किस तरीके से हम अपनी कथन पीढ़ी का अपने देश को ला सके, हमारा ध्येय है, हमारा संकल्प है कि हम विकास करें, काम करें, और हर तरीके से हर वर्ग को साथ लेकर के चलने वाला हमारा देश है, और उसी के साथ हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं कहती कि कोई धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तमाम ये ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस वर्ग की
अच्छा ठीक है, एक और सवाल जानना चाहूंगा कमलेश रमन जी आपसे। जैसा कि आशीष सैनी जी ने बताया कि हिंदुओं के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 के जो आपका मैनिफेस्टो था उसमें राम मंदिर का मुद्दा नहीं था। क्या, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो 2019 का आपका मैनिफेस्टो था, क्या उसमें राम मंदिर बनवाने का मुद्दा आपने शामिल नहीं किया था? देखिए, आपको याद होगा कि कांग्रेस हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पर आरोप लगाती थी। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या राम मंदिर का मुद्दा आपके एजेंडे में था, मैनिफेस्टो में था? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा ना, मैं आपको क्या कह रही थी, कांग्रेस हमसे आरोप लगाती थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आपको तारीख की पता लग चुकी है, आपको ठीक है, ठीक है, लेकिन आज भी ठीक है, आपने बता दिया कि राम मंदिर का मुद्दा आपके एजेंडे में शामिल था। आशीष सैनी जी, जैसा कि कमलेश रमन जी बता रही हैं कि जो राम मंदिर का एजेंडा था, मुद्दा था, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में न सिर्फ शामिल किया बल्कि राम मंदिर बना के भी दिया है, और ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, और करोड़ों हिंदू ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की आस्था का केंद्र बन चुका है आज राम मंदिर। और बाकी जो मेरा बयान था उसको आपने बीच में रोका था, मैं उसके बारे में कहूंगा। नंबर 1 कि राम मंदिर का मुकदमा 1949 से लेकर 2019 तक भारत के विभिन्न न्यायालयों में चला। भारतीय जनता पार्टी के नाम की एक चिड़िया भी कभी किसी प्रोसीडिंग में या किसी कानूनी लड़ाई में कहीं शामिल नहीं हुई। नंबर 1। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 2014-2019 में राम मंदिर का निर्माण का एजेंडा नहीं था। अब ये झूठ बोलते हैं तो इसका कोई इलाज नहीं है। अब दूसरी बात आती है, जो आपने कमलेश रमन जी से सवाल पूछा कि क्या धार्मिक ध्रुवीकरण का या धार्मिक प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करते नहीं करते, मैं 2-3 छोटे उदाहरण देता हूँ। इनके मेरठ के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण सीरियल में खुद राम का रोल किया, और भारत के लोग कई बार उनके चेहरे को इतना राम को बराबर ही सम्मान देते रहे हैं, उनके कैलेंडर भी अपने यहाँ लगाते रहे हैं, लेकिन वो खुद के चुनाव प्रचार में भगवान राम की तस्वीर अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं। तो इसे उसका एजेंडा कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। नंबर 1 बात, भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी कैंपेनर हैं, हर एक रैली में वो धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बीजेपी ने थोड़ी कहा भगवान राम की तस्वीर लेके फिरिए आप, वो तो खुद अपनी तरफ से फिर रहे हैं, वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी कहा कि आप राम जी की मूर्ति लेके फिरिए, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। आप अपना जनसंपर्क कैसे करेंगे, आप पर निर्भर रहेगा कि अपनी पार्टी पर निर्भर रहेगा? नहीं, अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट निर्देश है कि आप चुनाव, अच्छा, बीजेपी के निर्देश में। दूसरा मैं लास्ट अपनी बात कह दूं जी, एक रावण का स्वरूप है जिसमें रावण के 10 सिर है। वो रावण है भाजपा के 10 सिर है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, चंदा, ये सारे सिर है। तो इन सब को जैसे हम इन पर बात करते हैं तो मतदाता कन्वर्ट नहीं हो रहा, लेकिन इनकी नाभि में क्या है, नाभि में इनके धार्मिक ध्रुवीकरण है। आज पी चिदम्बरम जी ने इनके नाभि में तीर मारा है। अब इस रावण का अंत निश्चित है, जो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसी समस्या लेकर देश में घूम रहा है। लेकिन समस्या का जड़ जो है, वो जो मतदान इनके पक्ष में हो रहा है, वो जो खोखला राष्ट्रवाद और दोगला हिंदुत्व है इनका, वो इनकी नाभि का अमृत है। जैसे ही सवाल होगा, ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी जी से एक सवाल ले लेते हैं, उनको कम समय दिया गया है। राजेंद्र सिंह बेदी जी से सवाल ले लेते हैं, उनको कम समय दिया गया है। सर, अपनी बात रखें आप, मैं आपके पास में आऊंगा, लेकिन राजेंद्र सिंह बेदी जी से एक सवाल ले लेते हैं, काफी देर से जुड़े हुए हैं, काफी कम समय मिला है। सर, आप अपनी बात रखें। मैं भाजपा की पूछना चाहता हूँ, इनके निर्णय में सर, आपकी आवाज फिर नहीं आ पा रही है। सर, आपकी आवाज फिर नहीं आ पा रही है, शायद आपने एयरफोन का इस्तेमाल नहीं किया है, इस कारण आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। मैं चाहूंगा सर कि एयरफोन का आप इस्तेमाल करें और अपनी बात रखें। धीरज पंडित जी, आप अपनी बात रखिए शॉर्ट में। राम मंदिर का मुद्दा जो था बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, मैं इनको याद करना चाहता हूँ 1996 में जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद जब 13 दलों की सरकार बनी थी, तो राम मंदिर का मुद्दा जो है मैनिफेस्टो में डाल दिया गया है। उसके बाद शायद मुझे लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, और जो राम मंदिर बनाया है वो बनाया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में, ठीक है ना। या तो बीजेपी कहे कि इन्होंने राम मंदिर कैसे बनवाया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था राम मंदिर बनाने के लिए। और कांग्रेस प्रवक्ता जो है वो भी जो है इस बात को समझे कि पहले देख ले क्या है, क्या इतिहास चला आ रहा है पॉलिटिक्स का,
क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 13 दलों का सरकार बनाई थी, उसके बाद ये जो विवादास्पद मुद्दे थे, जिसमें जगह इनको विपक्षियों का जो इनके गठबंधन सरकार के सहयोगी थे, उनका इनको समर्थन नहीं मिल रहा था, उसको देखते हुए राम मंदिर का मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। और ये सही है कि राम मंदिर के मुद्दे से कभी बीजेपी पीछे नहीं हटी, और इनका जो जनमानस में ये मुद्दा जरूर रहा है, लेकिन जो राम मंदिर है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है, लेकिन सरकारों की भी तो भूमिका है। जब सरकार ही अगर दमदार नहीं होती तो राम मंदिर का मुद्दा कहाँ सॉल्व हो पाता हमारे बीच में। हम तो फिर भी यही सोचते कि कब राम मंदिर बनेगा, कब कैसे कह सकते हैं कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट में भी है कि सरकार की भूमिका है, क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम करती है? नहीं, ठीक है। एक सवाल आपसे मैं काउंटर करना चाहूंगा कि इतने सालों से कांग्रेस की सरकार फिर रही, सत्ता में रही, केंद्र में रही, राज्यों में रही, तो राम मंदिर का मुद्दा अब तक सॉल्व हो जाना चाहिए था। 1914 का आपने शायद जिक्र किया था आशीष सैनी जी ने कि 1914 से ये मुद्दा उठा, उसके बाद लगातार उठता रहा, लेकिन राम मंदिर बना तो नहीं ना, बना तो मोदी सरकार में, क्रेडिट तो सरकार लेगी ना। अब जैसे कि आप बताइए आशीष सैनी जी, जैसे कि IIT IIMs का आप क्रेडिट लेते हैं कि नेहरू जी ने बनवाए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रेडिट आप लेते हैं, संविधान का क्रेडिट आप लेते हैं कि हमारी सरकार ने बनवाया है, मोदी सरकार भी तो क्रेडिट लेगी ना, उनने बनवाया है, तो क्यों नहीं लेगी? जब आप क्रेडिट ले सकते हैं वो भी। राम मंदिर का निर्माण जनहित का मुद्दा नहीं है, ये धार्मिक मुद्दा है, हमारे लिए आज भी धार्मिक इशू है। ये इससे भी पब्लिक का हित होने वाला है, अहित होने वाला नहीं है, ये गलत विषय है। आप बार बार 1949 के टाइटलशिप को जो 2019 में सॉल्व हुआ, तो आप कह रहे पहले क्यों नहीं किया? जब कोर्ट में तो कैसा होगा? पहले हाई कोर्ट में थोड़ी था, कोर्ट में तो अभी बाद में गया है सर 1989। नहीं मनीष जी आप गलत बात अगर चैनल पे बोलेंगे तो आप काउंटर करने का समय के आधार पे बात कर रहा हूँ। 1986 कोर्ट का ऑर्डर आया, 1986 में नोबल कोर्ट का ऑर्डर आया, 2010 में हाई कोर्ट का आया और 2019 में सुप्रीम कोर्ट का आया। क्या दिक्कत? ठीक है, चलिए ठीक है, दोनों पक्षों की सहमति बनी और दोनों पक्ष सहमत, बात खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक है। कमलेश रमन जी से भी जवाब ले लेता हूं। सर आप, मैं थोड़ा सा एक निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा स्टडी और करिएगा। कमलेश रमन जी, आप पूरी बात का निष्कर्ष दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, अभी हमारे भाई ने कहा है कि कैंडिडेट नाम की तस्वीर लेकर के घूम रहे हैं हमारे, जिनको भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ, पोखड़ी से इनके जो कैंडिडेट है गणेश गोजवाल, वो हनुमान जी का रोल करते थे हमेशा रामायण से, जब रामलीला चलती थी हनुमान जी का रोल करते थे। अगर इन्होंने धर्म की बात करी है, उस बात पर मैं आपको जवाब दे गई कि वो गणेश जी का रोल करते थे। आज जिसका काम है, आज वो धर्म की ही आड़ में काम कर रहे हैं, आज भी आगे के हमसे धर्म का आरोप लगाते हैं। हम तो है हिंदू को, हमने तो कहा है कि हिंदुओं को बढ़ावा देने, देश को राष्ट्र आगे लेकर के जा रहे, विकास के नाम पर लेके जा रहे हैं, काम के नाम पर, लेकिन ये किसी लेकर के जा रहे हैं, मुद्दे की नमाज की छुट्टी दे देते हैं, ये यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर देते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर देते हैं, देखते हैं धर्म को एक वर्ग विशेष को लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। ये नमाज की छुट्टी दे रहे तो भी, ये यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो भी, लेकिन हम हिंदू की बात ना करें। हम राम मंदिर, हमने देखिए राम मंदिर किसका है? भगवान श्री राम का है, तो उन्होंने बनाया श्री राम जी ने, लेकिन हम तो एक माध्यम से, प्रधानमंत्री के एक माध्यम है, मंदिर को बनाने के लिए तो श्रेय क्यों नहीं देते? क्योंकि आज जो संकल्प को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है, उसकी वजह से मुझे लगता है नहीं, लेकिन कांग्रेस के देखिए कमलेश जी, कांग्रेस ने भी इसमें योगदान दिया है, कांग्रेस का भी योगदान है। राजीव गांधी जी ने इसके लिए योगदान दिया है, हमें उनका योगदान भी नहीं भूलना है। हम किसी को एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते। आपने उसके लिए प्रयास किया, ठीक है, लेकिन प्रयास कांग्रेस ने भी किया है, उनका प्रयास को हमको याद रखना पड़ेगा। हम कह रहे हैं राजीव गांधी जी ने उसके प्रकाश छुड़वाया, राजीव गांधी ने ताला छुड़वाया, किसको मानते हैं इस बात को? लेकिन तब से लेकर आज तक इतने वर्षों तक की लड़ाई चलती रही कि राम मंदिर बनेगा, ऐसा तो नहीं है। हमने तो कहा कि कांग्रेस के कामों को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने छोड़ दिया अपना संकल्प, भूल गई कांग्रेस। 370 किसने किया? मोदी जी ने किया। 3 तलाक किसने किया? मोदी जी ने किया। सीए किसने किया? मोदी जी ने किया। आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस को भी मौका मिला, महिलाओं को 35% आरक्षण देने का काम किया, मोदी जी ने किया। आज गांधी सरकार ने 30% महिलाओं को नौकरी में आरक्षण, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है कमलेश रमन जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आशीष सैनी जी, शॉर्ट में एक मिनट का भी समय बचा नहीं हमारे पास में, 30 सेकंड दूंगा आपको अपनी बात रखने का। आशीष सैनी जी, आशीष सैनी जी, नहीं, मैं थोड़ा सा समय उनको दे देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है, हमारी बड़ी बहन है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये केवल मंदिर, धर्म और नफरत की राजनीति करते हैं।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को बनाने का काम किया और आज भी जब राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है तो हम लोग राम मंदिर के निर्माण को एक कोर्ट के ऑर्डर के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसे अपॉर्चुनिटी मानकर वहां लूट खसोट में लगी है। चलिए ठीक है, मंदिर के नाम पर जमीन खरीद करते हैं, आशीष सैनी जी, कमलेश रमन जी, धीरज पंडित जी, चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप सभी हमारे साथ में जुड़े, इस मुद्दे पर आपने विचार रखे, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मी देश भर में है और मुद्दों पर मुद्दे उछाले जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी 400 पार का नारा लेकर चल रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी एनडीए को हराने के लिए कड़ी टक्कर देने के लिए पूरे प्रयास में है। इस बार पी चिदम्बरम ने दावा किया है कि 2019 के जो आंकड़े थे उसके उलट इस बार आंकड़े आएंगे और हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, ये दावा पी चिदम्बरम ने किया है। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है 4 जून को पता चलेगा। 4 जून को जब मतगणना होगी, ईवीएम का कि जब पिटारे से वोट निकलेंगे, जनमत निकलेगा, तो उस वक्त ये क्लियर हो जाएगा कि जनता ने किसे स्वीकार किया है और किसे अस्वीकार किया है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।